We will start. I have already shared the PPT. बेसिकली जो है हम लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन, आप लोगों को क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये दोनों या तो दोनों क्वेश्चंस आता है या एक आता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो मैंने शेयर किया है वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, जिसको हम सेंट्रल बैंक, कोई भी कंट्री है उसका एक बैंक सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन द सेंस वो ऐसा नहीं, सेंट्रल बैंक मतलब अपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब ये नहीं पूर्णिया कॉलेज वाला सेंट्रल बैंक, ठीक है। दैट इज कमर्शियल बैंक, वो एक कमर्शियल बैंक के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब आपका रिजर्व बैंक का जो बारे में है, द मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू रेगुलेट the monetary system of the country in such a way that the balance of economic growth of the country is achieved along with economic stability. According to preamble of RBI Act 1934, the main functions of the bank are to regulate the issue of bank notes and keeping of reserve with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. तो देखिए आरबीआई कहता है कि आरबीआई एक्ट द्वारा स्टेबल हुआ है, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 है, लेकिन आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना, आरबीआई एक्ट के, कोई भी इंस्टीट्यूशन का स्थापना होता है वो उस एक्ट के आधार पे, ठीक है। और इसमें जो है आप ये जान लीजिए कि स्क्रीन शेयर कौन कर रहे थे, शिवम, हाँ। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। एक है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि लोकेटेड है मुंबई में, उसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। तो बेसिकली जैसे ये जो है बैंकर्स बैंक है, ये बैंकों का बैंक है, इससे डायरेक्ट कस्टमर, अब ऐसा नहीं कि आपको पैसा निकालना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कनेक्टेड जो होता है सारे बैंक होते हैं, ठीक है। सारे बैंक को जब अगर फंड की कमी होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है। तो इसीलिए अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, फंक्शंस के बारे में आएगा, तो पहले आप 4-5 लाइन भूमिका लिख देंगे कि इसका स्थापना कब हुआ, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, किस आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पे इसका स्थापना हुआ, और मेन इसका काम था मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। कोई भी इकोनॉमी जो है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के आधार पे चलती है। मॉनेटरी पॉलिसी का अर्थ है कि आपका मनी वाला पार्ट, जितना लिक्विडिटी कितना होना चाहिए, जैसे एक्सेस मनी सप्लाई हो जाएगा इकोनॉमी में तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, जो कि इससे पहले जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो फंक्शन के रूप में ये पीपीटी में प्रेजेंट किया गया है कि एक देखिए, पहला है ट्रेडिशनल फंक्शन, दूसरा है आपका डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है। एक तो है कि जैसे नोट छापना है, वो ट्रेडिशनल फंक्शन है, करेगा ही। डेवलपमेंट फंक्शन, आरबीआई डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी रेट रेगुलेट करती है, कब क्या इकोनॉमी में महंगाई बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करना है, महंगाई को कम करने के लिए क्या करना है, वो जो आरबीआई गवर्नर, एक गवर्निंग बॉडी के आधार पे, वो भी अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं, उसके नीचे डिप्टी गवर्नर सब भी होते हैं। लेकिन आइडियली जैसे देखिए गवर्नर जो है पूरा डिसीजन लेके जो डिसीजन देते हैं उसी को फाइनल माना जाता है। वो इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए कि हमारा इकोनॉमी मूव कर रहा है, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब जो अगर हम ट्रेडिशनल फंक्शन की बात करें तो उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, दूसरा जनरल बैंकिंग फंक्शन, तीसरा प्रोहिबिटरी फंक्शन। वो बेसिकली टर्म दे दिया है प्रोहिबिटरी फंक्शन, ठीक है। तो अब सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम फंक्शंस क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। वो जो है आपका
जो ए है, तो आप अगर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में उसका विवरण है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। ठीक है, अब सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन में पहला बात देखिए, इश्यू ऑफ पेपर करेंसी। सीधी भाषा में, नॉर्मल भाषा में समझिए, नोट कौन छापता है? आरबीआई। उसी को बोलते हैं इश्यू ऑफ पेपर करेंसी। अब पेपर करेंसी क्या होता है? आपका दो तरह का करेंसी है, एक कॉइन होता है, एक पेपर करेंसी होता है। ठीक है, तो वो जो 1 रुपया का नोट इसमें भी एक रहता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, पहले 1 रुपया का नोट आता था, अब तो आना बंद हो गया, अब दिखता भी नहीं है हमें लगता है। ठीक है, पहले होता था, या आप लोग भी देखे होंगे। ठीक है, तो अब पहला काम है इशू ऑफ पेपर करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उसको फुल्ली राइट है, ही हैज सोल राइट, या ही हैज होल एंड सोल राइट टू इशू बैंक नोट ऑफ ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, 1 रुपया का नोट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वहाँ के जो आपका सेक्रेटरी होता है, जो आईएएस होते हैं, वही सेक्रेटरी टॉप रैंक पे सेक्रेटरी बनते हैं, तो वो इशू करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं शक्तिकांत दास, ये जो आपका आरबीआई गवर्नर है, ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। ठीक है, सचिव थे। और जो है, ये इससे पूर्व जो गवर्नर थे अजीत पटेल, उसके बाद इनको लाया गया, और ये इनको अनुभव था। और जब मैं दिल्ली में था तो इनके साथ मैं भी काम किया हूँ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये हमारे बॉस थे। ठीक है, हमारे हेड थे, हमारे फाइल में उनका साइन होता था। ठीक है, तो इस तरह से ये बता दें कि आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दोनों मिल के चलाते हैं। ठीक है, तो अब पहला तो आप समझ गए, जो है करेंसी छापने का काम आरबीआई करती है। अब दूसरा पॉइंट पे है, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है कि बैलेंस, ये जो है कितना पैसा इकोनॉमी में चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उसको रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू कंट्रोल ओवर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अब इकोनॉमी में पैसा जो आएगा वो बैंक के थ्रू आएगा। देखिए, आरबीआई का काम है ये नहीं, आरबीआई का मेन है कि कमर्शियल बैंक जो है उसको रेगुलेट करता है। तो कहाँ मान लीजिए कोई बैंक को पैसे की कमी हो गई, वो पैसा मांग रहा है, तो आरबीआई से मांगेगा। और आरबीआई को अगर पैसा की कमी हो गई तो वो सारे बैंक से मांगेगा। दोनों एक दूसरे को से मांग सकता है। उसी को, उस रेट को आप लोग अगर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे या कभी न्यूज़पेपर में देखेंगे, उसको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अगर बैंक को चाहिए पैसे और उस रेट से लेगा तो वो हो गया रेपो रेट, और अगर आरबीआई को बैंक से ही पैसे चाहिए, उल्टा चाहिए, तो वो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब आगे जो है रेगुलेशन का काम हो गया। एज द सेंट्रल बैंक, आरबीआई कंट्रोल्स द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द commercial banks. According to the Reserve Bank of India Act, the RBI can adopt uh, methods of credit control such as bank rate, open market operation, change in selective methods to control the credit of commercial bank. अब देखिए, अभी आप देखे होंगे, या आप के पास अगर आपको बैंक अकाउंट होगा किसी भी बैंक में, एसबीआई में, सीबीआई में, या कोई भी बैंक में, तो आप देखेंगे पहले ज्यादा रुपये आप सेविंग में ज्यादा इंटरेस्ट आता था, अब कम आने लगा, थोड़ा और कम हो गया। पहले बोलता था कि मिनिमम 4 रुपये मिलता, अब 4 रुपये भी नहीं आने लगा, अब 3.5 या 3.25 या 3 रुपये के आसपास आपको इंटरेस्ट आ रहा है सरकार से। लेकिन अब वही आप सरकार से लोन लेंगे तो उसका रेट बढ़ गया है। तो इस तरह से ये जो बैलेंसिंग है इकोनॉमी का, और किस तरह से ये इकोनॉमी शॉर्टेज ना करे, वो कंट्रोल जो है रेगुलेशन, वो सेंट्रल बैंक करती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आप जो देखेंगे नेक्स्ट जो है, वो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस का, वो है बैंकर्स बैंक। ये बोलता है जैसे एक यहाँ जो होता है ना कि देवों के देव महादेव, उसी तरह से बैंकर्स बैंक है। ये टर्म बड़ा सिंपल रहता है याद करने में। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक कौन है? वो है आरबीआई। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि बैंकों का बैंक, सबका मालिक जो है आरबीआई है। सबका मतलब मैंने मॉनेटरी जो है, ऑनर जो है, ऑनरशिप वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक्स। सो इसीलिए बोला जाता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज द बैंक ऑफ all the banks in the country. The scheduled banks are required to maintain with the
Reserve Bank as cash certain percentage of their time and demand liabilities. It acts as a lender of last resort to them. The scheduled bank can borrow money from the Reserve Bank on the eligible securities or get financial commodities at the times of need of stringency by rediscounting their bills of exchange. So RBI gives loans to the commercial bank ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। अभी जो मैं बात बता रहा था कि भाई पैसा अगर बैंक को चाहिए, मान लीजिए एसबीआई में है, एसबीआई को पैसा चाहिए तो वो कहाँ मांगेगा? आरबीआई के पास जाएगा। कोई भी बैंक है, कैनरा बैंक है, यूको बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक है, ठीक है, तो वो भी अगर उसको पैसा चाहिए तो वो आपको कहाँ जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो उस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये बैंकर्स बैंक है। जैसे एक गार्जियन होता है ना कि जब उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मान लीजिए, तो कहाँ जाएगा? अपने गार्जियन के पास जाएगा, अपने फादर के पास जाएगा, अपने पेरेंट्स के पास जाएगा। उसी तरह ये जो मॉनेटरी वे में ये आपका जो है सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है चौथा, ये सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ट्रेडिशनल फंक्शंस हो गया, ठीक है। तो ज्यादा लेट हो रही है तो मैं छोड़ दूं क्या? सिचुएशन ठीक है? आप लोग पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? ओके, नहीं दिक्कत। चलिए, चूंकि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम इसको आगे कर लूँ, तो बैंकर्स बैंक के बाद आप चौथे पॉइंट पे आएंगे। तो वो देखिए, वो कहता है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैंक है वो है आरबीआई। मतलब भारत के जो, अब अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री को या भारत का जो वित्त विभाग है या वहाँ उसको पैसा का सारा जो है उसके रूप में जो है गवर्नमेंट का बैंक क्या है? वो सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द बैंकर टू गवर्नमेंट, इट एक्सेप्ट्स मनी फॉर द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया, makes payment on their behalf, carries out their exchange remittance and other banking operations, and manage the public debt. It makes ways and means advances to the government for 90 days. 90 days वाला बात है, वो शॉर्ट टर्म बिल जो होता है, ठीक है, ट्रेजरी बिल बोलते हैं उसको। इट एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन ऑल मॉनेटरी एंड बैंकिंग मैटर्स। तो कहने का अर्थ यह है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैंकर है, जैसे भारत देश में कितना पैसा रहेगा, कितना जाएगा, कितना रिजर्व होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, या तो फॉरेन रिजर्व कितना होना चाहिए, तो ये सब का कंट्रोल जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली आपका जो है वो इट इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से ये बैंक, गवर्नमेंट का सारा जो ट्रांजेक्शन है, गवर्नमेंट का मनी जहां से भी आएगा वो बैंकर से आएगा, ठीक है। इवन सरकार भी मनी के बारे में बोलेगी तो पहले आरबीआई को बोलेगी, और इसके रिगार्डिंग हर हमेशा दोनों में तालमेल बना के रहना पड़ता है। ये जो है भारत देश में मुंबई और दिल्ली का मीटिंग होते रहता है, ठीक है। यहाँ से आरबीआई गवर्नर भी जाते हैं आपको, या डिप्टी गवर्नर, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मीटिंग करने के लिए, ठीक है, कि भाई देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे चल रही है, क्या करें नहीं करें, ये सब होता है। या वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आरबीआई गवर्नर के पास आते हैं। लेकिन कहने का ये है, लेकिन एक बात होता है कि आरबीआई गवर्नर को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट पावर है कि उसको वो कुछ अगर इकोनॉमी को इम्प्रूव, जैसे रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर थे तो उन्होंने बहुत सारे डिसीजन अपने लिए थे, उन्होंने पावर का यूज किया था। हम ये बता रहे थे कि आपको आरबीआई का एक जो ये फंक्शन है, दैट इज बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट का बैंक के रूप में, मतलब सरकार का सारा लेखा जोखा या मनी के रूप में आरबीआई ही रेगुलेट करती है। आरबीआई के पास ही सारा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट जो पॉइंट पे आएंगे तो वो आपका है कि रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जस्ट अभी मैं चर्चा कर रहा था, जैसे देखिए अभी मान लीजिए डॉलर का रेट बढ़ गया, ठीक है, या घट रहा है, ठीक है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। देखिए अगर हमारा करेंसी इस तरह से, अब देखिए रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात मैं कह रहा था, तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारा जो है विदेशी करेंसी, वो फॉरेन एक्सचेंज, जैसे आप कहीं भी जाते हैं, आप अमेरिका जाएंगे तो डॉलर चाहिए, कहीं दूसरे कंट्री जाएंगे, उस तरह से फॉरेन एक्सचेंज, या हमारा देश में दूसरे जगह के लोग आएंगे तो वो क्या करेंगे,
आप एक्सचेंज बना हुआ है वो आरबीआई रिकॉर्ड रखती है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज है उसके पास, ठीक है। तो इस तरह का लेखा जोखा का काम भी जो है वो सेंट्रल बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इसीलिए देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पोस्ट निकलता है या वैकेंसी निकलती है, बहुत ही टफ एग्जाम होता है उसका। अगर आप देखेंगे उसका जो नॉर्मल बैंकिंग का एग्जाम है उससे ज्यादा टफ होता है, ठीक है। तो उस तरह के मंजे हुए खिलाड़ी को वो लेते हैं जिसका कि सारा बैकग्राउंड अच्छा हो, जिससे कि वो समझ पाए, हैंडल कर पाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, वो सबको देखना होता है, ठीक है। अब आगे इस तरह से ये जो है सेंट्रल बैंक का जो है ट्रेडिशनल फंक्शन है, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस ये है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन अदर फंक्शंस करके बोला है। तो अब देखिए बहुत सारा देश को चलाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। और कंट्री को चलाने के लिए इन द सेंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ये तो कंट्री की बात है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्था को चलाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम देश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्रीज बैंक, ओके। सो अब देखिए इसका अदर फंक्शन एक्सपोर्ट असिस्टेंस। आरबीआई ग्रांट्स लोन्स टू द एक्सपोर्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जैसे फॉरेन ट्रेड कोई कंपनी है, उसको फॉरेन ट्रेड ज्यादा करना है, ठीक है, या वो सामान बना रहा है, एफडीआई है, तो वो सब जो है उसको प्रमोट करने के लिए आरबीआई फंडिंग करती है, उसको लोन देती है, ठीक है। तो वो आरबीआई ग्रांट्स लोन टू द एक्सपोर्टर्स, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और वो उसको बैंक से, वो मतलब एक तरह से कंपनी के थ्रू जाते हैं। जिस तरह से बैंक मांगता है पैसा, उसी तरह वो भी उसी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। दूसरा है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। आरबीआई ऑल्सो फंक्शंस एज क्लियरिंग हाउस। इंटरबैंकिंग ऑब्लिगेशंस आर इजीली सेटल थ्रू द दिस हाउस। अब क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज इसलिए इसको बनाया गया, कुछ कुछ जो है ट्रेड, कुछ कुछ जो बिजनेस होता है उसके लिए इंटरमीडियरी का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कहीं आप पैसा फंसाए और वो उसका गारंटी कौन लेगा, तो उस केस में जो है आरबीआई सीसी क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज का जो है काम करती है, ठीक है। चेंज ऑफ करेंसी। आरबीआई चेंजेज बैंक बिग नोट्स इनटू स्मॉल वंस एंड स्मॉल नोट्स इनटू कॉइन्स। तो ये जो है ना किस तरह का, जैसे 2 रुपया छोटा, अभी देखिए करेंसी भी देख रहे हैं आप, छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है, डिनोमिनेशन छोटा बड़ा हो रहा है। तो वो सब डिसीजन आरबीआई करती है। 2,000 का नोट रखना है, 1,000 का रखना है, 500 का रखना है, 2 रुपया का नोट रखना है कि 5 रुपया का रखना है, वो सब सब निर्णय लेते हैं वो लोग। कभी एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप, ट्रायल भी कर देते हैं कभी कभी। जैसे कि ट्रायल में चला 2,000, ठीक है, हालांकि उससे ज्यादा ये अर्थव्यवस्था ये मजबूत नहीं हुई, लेकिन वो ट्रायल ले लिया गया कि ऐसा करते हैं। बाद में उसका चेंज का समस्या आया, तो अभी देखिए आप धीरे धीरे देखे होंगे या नोटिस भी आया, 2,000 का नोट विदड्रॉ हो गया, ठीक है। और इस तरह से ट्रांसफर ऑफ करेंसी, द बैंक ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ करेंसी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बेसिक फंक्शंस है, ठीक है। वो आप लोग जो है देख लीजिए सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस। अब सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन में और कुछ कुछ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप यू कैन गो थ्रू दैट। पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सर, कंट्रोल ओवर, हाँ, नेशनलाइज्ड बैंक्स। बोलिए। आई हैव अ यस, क्वेश्चन कि कोई यस, यस, करेंसी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करती है? हाँ, करेंसी देखिए देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। अभी जैसे मान के चलिए, हाँ, एक करेंसी ले लें यूएसए का। यूएसए, एक यूएसए डॉलर का अगर वैल्यू मान लीजिए 80 रुपीज है, हमारा कंट्री उस अनुसार कंपेयर अगर यूएसए से करेंगे तो पुअर है। लेकिन वही अगर हम कंपेयर करेंगे नेपाल से, तो नेपाल में हमारा करेंसी मान लीजिए जो है वहाँ आपका जो है, ये समझ लीजिए कि ज्यादा वहाँ का, वैल्यूएबल इंडियन हाँ, करेंसी। ज्यादा वैल्यू है। मान लीजिए यहाँ का 2 रुपया, वहाँ का 1 रुपया है, या इस तरह से कुछ ज्यादा है, ठीक है। 80% ज्यादा है। अगर आप 100 रुपया यहाँ ले जाएंगे तो वहाँ 180 रुपया या ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होती है, इस पे देर आर सो मेनी फैक्टर्स। जो एक्सचेंज रेट जो होता है, अब कोई बोलेगा नहीं हमारा डॉलर भी तो $1 बराबर। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, हो या उससे पूर्व, हो या उसी के आसपास, तो
हमारा $1 का वैल्यू 1 रुपया था। हमारा इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी दोनों का जो है वैल्यू सेम था। दिन बाद में वो डेवलप्ड कंट्री डेवलप कर गए, हम लोग स्ट्रगल फेज में ही रहे। देयर आर सो मेनी बर्डन्स, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के फैक्टर्स आप जान रहे हैं। देयर आर सो मेनी कैटेगरीज डेवलपमेंट में, जो है एक डेवलप्ड कंट्री है, एक डेवलपिंग है, एक अंडर डेवलप्ड है, एक बिलो मतलब कि अंडर डेवलप्ड से भी नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से कंट्री का क्या बिजनेस चल रहा है, कंट्री का क्या इकोनॉमी है, कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन क्या है, ये सारे मतलब डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं। कोई कंट्री खाली प्रोडक्शन करने से नहीं होगा, उसके पास इनकम भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से करेंसी जो है हर कंट्री का अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए, वो हम तो भारत में रह रहे हैं ना, हम तो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका नहीं गए। अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से हम कंपेयर करें तो वो कंट्री का जो है जीडीपी ज्यादा है, उस कंट्री का जो है सारा टेक्नोलॉजी एडवांस है, जो वो छोड़ दिए हैं वो अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से जो एडवांसमेंट है, तो उस तरह से उसका और फैक्टर वो ग्लोबली है जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। मान लीजिए आपके पास भी लैंड है, अमेरिका में भी लैंड है, ऑस्ट्रेलिया में भी लैंड, लेकिन उतना ही लैंड हमसे कम ही लैंड है, लेकिन उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। प्रोडक्शन ज्यादा है पर कैपिटा, या उसको यील्ड बोलते हैं, मान के चलिए। यील्ड एक तरह से ये समझ लीजिए कि प्रोडक्टिविटी को मानिए कि आपके पास भी उतना ही जमीन है, उसके पास भी उतना ही जमीन, लेकिन वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं। या कोई संसाधन का जो है, जी या इकोनॉमिक्स में आप जान ही रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे किसी करेंसी का अलग अलग जो वैल्यू होता है, वो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। उसमें फैक्टर्स में मेजर मेन है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कितना हो रहा है, उसके बाद इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या है, इकोनॉमी का इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, हाँ, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, कौन इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है, और उसके अलावे बाउंड्री वाइज कितना स्ट्रांग है, ठीक है। उसके पास कितना मतलब ये मत समझिए फाइनेंशियली के अलावे सिक्योरिटी वाइज भी, मान लीजिए आप स्ट्रांग है या वीक है, उसका देर आर सो मेनी रीजंस। इसीलिए डिफेंस पे क्यों पैसा दिया जाता है, इसीलिए कि हमारा सुरक्षा हो सके। तो इस तरह से जो डेवलप्ड कंट्री है उसका डिफेंस और ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के कारण जो है वो एक्सचेंज रेट डिफरेंट होता है। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आया? सर आप जैसे बोले कि अभी 2000 का नोट बंद हो गया, वो चल नहीं पाया, ये चीजें कैसे मैटर कर रही है इंडिया में? ये ऐसे मैटर कर रहा है, जैसे मान के चलिए आपको 2000 का नोट है, ठीक है। आप 200 रुपये का सामान लिए, तो 1800 रुपया कोई दे नहीं पा रहा है, ठीक है। डिनोमिनेशन में कमी हो गई, या तो उसको नोट को, जब आप नोटबंदी, शायद नोटबंदी आप देखे होंगे, छोटे होंगे, स्कूल में होंगे, या अभी क्या सर? मुझे लगता है अम, अभी अगर पार्ट 1 में है तो उस समय किस क्लास में होंगे आप? दो एट नोट नहीं, उस 7th समय, या 6th है। हाँ उस समय मैं दिल्ली में था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। पॉकेट में 200 या 300 रुपया था, उसके बाद नोटबंदी हो गई थी, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल का सामना इस तरह से हो रहा था कि 2000 का नोट हम निकाल लिए थे, और उसके बाद कोई चेंज करने गए थे तो बहुत बड़ा जो होलसेल दुकान है वो हमें दे दिया था पैसा, 2000 का चेंज, ठीक है, नहीं तो कोई दे ही नहीं रहा था। तो इस तरह से हुआ क्या, डिनोमिनेशन, जैसे आप जैसे कहीं, अभी तो ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आ गया ना, पहले तो नहीं था, कुछ साल पहले उस समय एक्सचेंज किया, अभी भी दिक्कत होती है। तो ट्रेड बिजनेस में देखा कि ये बहुत ज्यादा, पहले से ये सोचा कि 2000 का नोट चलाते हैं, उससे जो है हमारा कम ही मनी रखना पड़ेगा, कम ही नोट्स रखने पड़ेंगे और ज्यादा अमाउंट होगा। लेकिन बाद में डिनोमिनेशन, वो जो आप एक समझिए एक्सचेंजिंग में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इस तरह से लगा कि एक साल जो है बहुत सारा लोगों को समस्या हो रहा है, बहुत लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है। या उसमें बहुत सारे हैं कि जैसे आरबीआई गवर्नर, जो पुराने गवर्नर थे, उन्होंने इसीलिए रिजाइन किया था, वो आरबीआई गवर्नर ही, वो बोले थे नहीं 2000 का नोट नहीं लाइए, लेकिन गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं लाना है, हमें कुछ करना है, ठीक है। तो उस तरह का कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, इसके कारण उनको हटना पड़ा, जबकि वो आप लोग नाम सुने होंगे रघुराम राजन, ठीक है।
तो ही वाज आरबीआई गवर्नर दैट टाइम। तो फिर उर्जित पटेल उनको लाया गया, वो डिप्टी गवर्नर थे, उसको गवर्नर बनाया गया और वो फिर सरकार की बात मानते गए, इसीलिए उनको रखा गया। तो इस तरह का कुछ दिक्कत होता है, कुछ पॉलिटिकल इशू भी हो जाता है कि, लेकिन जैसे मान लीजिए एक इकोनॉमिस्ट अच्छा सलाह दे रहा है लेकिन पॉलिटिशियन वो समझ नहीं पा रहा है, तो दिक्कत हो जाती है जी। या डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता है, पूरा भारत देश की बात करें कि जिसको पॉलिसी आता है, ज्ञान है, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता, या वो कुछ करना चाहता है तो दूसरी बाधाएं आ जाती है। तो इस तरह से देखा गया, वहीं इकोनॉमी, मान लीजिए कोई भी चीज जो पॉलिसी बनता है कि अरे आप इसको हटा दो, ये से दिक्कत हो रहा है, तो बहुत लोग का विचार रखा जाता है। या जैसे मान लीजिए बजट बनता है तो बजट बनने से पहले प्री बजट मीटिंग रखा जाता है। उसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी जब बनाया जाता है कि कौन सा नोट रखा जाए, क्या रखा जाए, क्या फिर फॉरफिटिंग का भी सिचुएशन आता है, नकली नोट निकलने का ज्यादा चांसेस आता है। तो उस तरह से जो है वहाँ की टीम जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनने से पहले वो डिसाइड करती है, तो वो आरबीआई ही करती है, इसीलिए उसका ये मेन फंक्शन माना जाता है। ठीक है। Yes, sir. I तो understand. हम्म तो दिस इज द वे वी कैन वी कैन एनालाइज द कॉन्सेप्ट। ओके। तो बाकी जो है, बाकी का फंक्शन आप लोग देख लीजिएगा। मैं आज जो है, अब आई थिंक आई शुड स्टॉप बिकॉज थोड़ा टाइम जो है नाइट हो गया है ज़्यादा। ठीक है, 8:15 हो गया है। ठीक है, तो हम कोशिश किए थे 7 o'clock को ले लेते, लेकिन आज थोड़ा सा हम ड्राइव कर रहे थे कि हम सोचे पहुंच जाएंगे, फिर मैं सोचा कि जाम में आ गया इसलिए लेट हो गई। ठीक है, No तो problem, sir. हाँ, आप लोग जो है ये बाकी का स्लाइड्स अपने से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, स्लाइड्स तो शेयर किया हुआ है। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस आगे जो है, फंक्शंस ऑफ आगे एक बार आगे और बढ़ाइए, नेक्स्ट स्लाइड। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस का जो शिवम, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब जो है ट्रेडिशनल फंक्शंस हम कर लिए हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट फंक्शन इसी में था ये दोनों ना। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए। हाँ, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन हो गया, जनरल बैंकिंग फंक्शन और प्रोहिबिटरी फंक्शंस, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा उसी स्लाइड्स में आगे। ठीक है, और इसको इस तरह से तैयार कीजिएगा आंसर कि पहले लिखिएगा आरबीआई क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंकर्स बैंक एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, और आरबीआई का ये काम है। ठीक है, आरबीआई लोकेटेड जो आरबीआई ऑफिस इज लोकेटेड इन मुंबई। ठीक है, और नजदीक में है, वहाँ दलाल स्ट्रीट के नजदीक ही है वो। ठीक है, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से वहीं से जाती है। तो आरबीआई आप देखते होंगे ग्रेड बी ऑफिसर सब वहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं। क्योंकि मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नौकरी किया हूँ और आरबीआई, दोनों का ऑफिस अगल बगल ही था। ठीक है, तो एक ही स्टॉप से लोग उतर के वो उधर जाते थे, हम इधर जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोनों में बहुत नज़दीक से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो मैं काम ही करके आया हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बगल में काम करके आया हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, वो जो आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का बिल्डिंग, 28 फ्लोर या 30 फ्लोर का जो बिल्डिंग है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ ले, इन शॉर्ट ये समझिए, इकोनॉमी में दो व्यवस्था है, एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेशन आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंक को रेगुलेट करती है, बैंक का रेगुलेशन का काम करती है। और बैंकिंग रेगुलेशन में ही इतने सारे काम आते हैं, नोट को इशू करना, नोट क्रेडिट को कंट्रोल करना, या जितने सारी बात बता रहे हैं जो टेक्निकलिटी है उसको आप देख लीजिए। लेकिन ओवरऑल जब आपको मान लीजिए एग्जाम गए, भूल गए, तो भूलना क्या लिखे, इस तरह से समझिए कि आखिर आरबीआई है क्या। ठीक है, आरबीआई करता क्या है, आरबीआई का क्या क्या काम है, उस तरह से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखेंगे तो अगर आप भूल भी जाएंगे पॉइंट तो कुछ ना कुछ आप अच्छे से लिख के कर पाएंगे उसको। ठीक है, होता क्या है कि अगर उस चीज को आप समझेंगे नहीं अच्छे तरीके से, और क्या पहला पॉइंट क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, और भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या। ठीक है, तो उस तरह से थोड़ा एनालिटिकल वे में समझना है आपको।
और इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फंक्शंस है वो हम डिस्कस कर लिए हैं। कल इस पे एक क्वेश्चन आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक ये आना तय है, आता ही है 100%, ठीक है। दोनों में से कोई एक या दोनों आ जाता है तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा स्लाइड्स के मदद से, और या और कोई भी बुक होगी उससे कर लीजिएगा, ठीक है। और आरबीआई का वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, सबके पास इंटरनेट है ही, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस पे आपको बहुत सारे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे, वो आपको एज ए जनरल नॉलेज जानना चाहिए, ठीक है। कि हाँ बैंक रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या है, क्या चल रहा है अभी इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट का प्राइस क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये सब उसके स्क्रीन पे ही रहता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा विजिट कर लेंगे और उसके बाद वी विल मीट टुमारो, हम कल जो है आपको लिंक शेयर कर देंगे। या 6 बजे, 6 बजे के Thank you, आसपास रख sir. लेंगे। ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग माय सेशन, थैंक यू। ओके, हाँ बोलिए। थैंक यू सर। शिवम। Night, sir. तो चलिए